चाल च दी मस्तानी जिदी चढ़दी शोक जवानी हो चाल च दी मस्तानी है जिदी चढ़दी शोक जवानी है जेड़ा डंगया इस नगन ने ओ न मंगे पानी पगड़ा पा कुड़िए कुड़िए पंगड़ा पा कुड़ी पा कुड़िए नी पंगड़ा पंगड़त पा पा पंगड़ा पा की हाली पा बहुत खुशी हुई, आपने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। आप बैठे हैं, आपसे मिलकर भी बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक है, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशकी हुई। थैंक यू वेरी मच। तशरीफ रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। ये क्या है कि एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ फारूक हसन आपके सामने मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं सखावत नाज, अलमारूफ सिंगर, अभी आपने इनसे गाना भी सुना, और ये पैरोडी अच्छी करते हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छी देते हैं, लेकिन असल होता है, ओरिजिनल इज़ ओरिजिनल। आज के इस प्रोग्राम में ना सिर्फ हम आपको मुख्तलिफ जगहों की सैर कराएंगे, बल्कि अपनी सेलिब्रिटी पर्सनैलिटी, सेलिब्रिटी गेस्ट से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। आज के हमारे जो गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं हमारी आज के सेलिब्रिटी पर्सनैलिटी से। तशरीफ लाते हैं जनाब अबरारुल हक। अबरार सखावत भाई, क्या चल ठीक है। अबरार भाई को मैंने आज सामने देखा, मुझे बड़ी खुशी हो रही। गाने तो बड़े गा रहे थे आप उनके। गाने तो इनके जिसकी जुबान ही वो भी गाता फिरता। एक गुंगा मुंडा गा रहा था, मैं कहा ये अबरार भाई का गाना गा रहा है। तशरीफ रखे अबरार भाई, तशरीफ रखे। आप जरा दो चाय पकड़ लें, मैं लेके आता हूँ, आप उसमें गुफ्तगू करें। ख़वातीन और हज़रात, अबरारुल हक, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया, इन्होंने अपने करियर का आगाज़ आई थिंक एज ए लेक्चरर किया। HSN कॉलेज में ये पढ़ाते थे। उसके बाद इन्होंने मौसीकी में कदम रखा, और एक एक्सीडेंटल वाक़या था, मेरे ख्याल में तमाम चैनल्स पे और बहुत से व्यूअर्स वो सुन भी चुके हैं। लेकिन आज क्योंकि अबरार हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे हम कुछ करंट बातें भी करेंगे कि आजकल ये क्या कर रहे हैं, इनकी सोशल सर्विसेज के हवाले से भी बात करेंगे, और इनकी मौसीकी के हवाले से उनकी पहचान बनी पूरी दुनिया में, पाकिस्तान का नाम इन्होंने रोशन किया, हर जगह परफॉर्म किया, पूरी दुनिया में इनके फैंस हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। अबरार, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक इनविटेशन का, और सखावत से भी इसी बहाने मुलाकात हो गई, आपसे तो होती रहती है। अच्छा, अबरार स्टेज प्लेस भी बड़े शौक से देखता है। एक दो बार मैं इसके साथ भी गया हूँ स्टेज प्लेस देखने, तो एंड ही इज़ वेरी अप्रिशिएटिव। जितने भी हमारे स्टेज जाते तो हम कोशिश करते कि उनको पीछे से ड्रामा दिखाएं, क्योंकि आगे जाते तो पब्लिक फिर इनको ही देखती, हमें कोई नहीं देखता। इसलिए इनको छुपा के रखते हैं कि भाई आप पीछे बैठे जाओ। अच्छा अबरार, मतलब करियर में डिफरेंट स्टेजेस आई, लेक्चरर से शुरू किया, आप म्यूज़िक में आए, उसके बाद म्यूज़िक में बहुत सा काम किया, फिर हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट आ गया, फिर यूनाइटेड नेशंस के गुडविल एम्बेसडर थे, पूरी दुनिया टूर की, और अब आपका एक नया रूप भी लोग देख रहे हैं, यू नो लाइक आपने पॉलिटिक्स में भी स्टेप इन किया है। बड़ा लंबा सफ़र, कम अरसे में, कैसी जर्नी है? इफ़ यू लुक बैक, हाउ डू यू फाइंड योरसेल्फ? मैं फ़ारूक जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूं वो कम है, और वो शेर जो मैं आपके साथ जब कॉन्सर्ट करने के लिए जाया करता था, तो उसमें एक पढ़ा करता था, आज फिर पढ़ूंगा, कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, और तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे है मेरा। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि मैंने दुआ मांगी थी कि कोई ऐसा काम करूं जिससे मुझे मज़ा आता रहे और ज़िंदगी की गाड़ी को भी धक्का लगता रहे, और फिर वालिद साहब ने जो दूसरी चीज़ थी कि ये एक पैशन दिल में डाला था कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। तो वो जो मज़े वाला काम था, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि म्यूज़िक मेरा एक मेरे दिल के बहुत करीब था, बचपन से ही शौक़ था, पैशन था। तो हालांकि उन दिनों जैसे आपने कहा मैं HSN में था, CSS की तैयारी भी हो रही थी, पता नहीं वो होना था या नहीं होना था, अलग बात है, लेकिन उन दिनों हम एक काम वो वाला कर रहे थे, तो म्यूज़िक हिट हुआ, जिससे मुझे, क्योंकि वो पैशन था, करने का शौक़ था, मज़ा आ रहा था उसमें, फिर कॉन्सर्ट में जो लोगों का रिस्पांस, और फिर वो एक सेलिब्रिटी स्टेटस, तो जितना भी शुक्र करूँ काम है। लेकिन उससे बड़ा शुक्र जो है वो ये था कि अल्लाह ताला ने वो मौका दे दिया जो सोशल वर्क में आने का, वो हॉस्पिटल, वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट, वो यूथ पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ सवातन बुनेर, उनकी खिदमत, वहाँ पे ज़लज़ला आया, सैलाब आया, 65 करोड़ का काम। तो ये बेसिकली तो क्रेडिट कौम का ही है, जितना हम अप्रिशिएट करें वो कम है, कि दुनिया में ऐसी कौम कोई नहीं है जो अपनी गरीब तरीन भी हो, यानी दुनिया के 10 फेल्ड स्टेट्स के अंदर एक पाकिस्तान भी है, उसके बावजूद सबसे जेनरस भी पाकिस्तान है दुनिया, सबसे ज़्यादा चैरिटी यहाँ से जनरेट होती है, क्रेडिट गोज़ टू पाकिस्तानी, यानी हर तरफ से वो बेहतर है पाकिस्तान।
लेकिन इब्रार भाई मुझे तो ये खुशी हो रही कि आप इस फनकार शोबे में आगे, लोगों ने आपको बहुत लाइक किया, बड़ा आपको पसंद किया, और इसी हवाले से आप मुल्क की खिदमत भी कर रहे हैं, गरीब पब्लिक की मदद भी कर रहे हैं, गरीब लोगों का सहारा भी बने हुए हैं। अगर आप पढ़ लिख जाते, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेसर लग जाते, इंजीनियर बन जाते, मोटी ऐनक ला के कितने लेक्चर देंदे होंगे तो इसने अपना जिक्र भी किया हमने, गरीब आवाम की खिदमत वगैरह, ये बड़ा प्लेजर फील कर रहा है और आपके साथ बड़े प्यार से पेश आ रहा है। बाकी गेस्ट के साथ ये काफ़ी मजाक करता है, आपको बड़ा सीरियस इसने नहीं इब्रार भाई से भी करूँगा, लेकिन अभी स्टार्ट। अच्छा स्टार्ट हुए। अच्छा इब्रार मुझे बताओ, जितने भी गाने आए माशाल्लाह हर एल्बम हिट हुई, एक से बढ़ के हिट हुई, बेजा साइकिल थे और उससे पहले बिल्लो दे घर और सारा सक्सेस की क्या फार्मूला, क्या चीज़ आपने ऐसी ऑब्जर्व कर ली थी कि वो नब्ज़ पे हाथ आ गया आपकी आवाम की, कि आपको पता था कि यार यंगस्टर्स में ये गाना हिट होगा? वो क्या सक्सेस का फार्मूला था? टू बी ऑनेस्ट कोई फार्मूला इसका नहीं है। बुनियादी चीज़ें ज़रूर हैं। एक तो क्रेज़ है किसी भी काम में, और क्रेज़ के बावजूद सक्सेस कोई गारंटीड नहीं है। लेकिन स्क्वाश का प्लेयर है तो अगर वो अपनी जान लड़ा दे उसमें, तो उसको एक मंजिल कहीं ना कहीं मिलती ज़रूर है। इसी तरह कोई भी फील्ड हो दुनिया का, आपने क्रेज़ की हद तक काम करना है, उसमें मेहनत करनी है। मुझे याद है मैं ठुमरी लगाया करता था उस्तादज़ा की, क्योंकि कोई उस्ताद था नहीं, और उसमें वो इतनी मुश्किल होती थी कि मैं म्यूज़िक उसका स्लो करके फिर उसको लिखता था। अब वो है ना, सरे ग सरे सा सरे रे सा ग नी रे सा रे नी सा नी रे सा सरे ग म प द प म ग रे सा सरे ग म बम बम बा 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 बम बा 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 म म म बम बम म। अब ये पूरा मुश्किल काम, अब उसको मैं स्लो करता था पहले कैसेट प्लेयर को। अच्छा। उसमें एक बटन था, उसमें वो ऐसे होता था, सरे ग सरे सा सरे रे सा ग नी रे सा रे नी सा नी रे सा। तो मैंने उसको लिखता था, और फिर उसके बाद यानी इतना क्रेज़ और इतनी मेहनत का वो था कि वैसे तो CSS शायद कर जाता मैं, लेकिन जब भी मैं बैठता था किताबें लेके तो कोई गाना लिख के उठता था। अच्छा। ये आलम था कि यानी कि वो आपके अंदर कोई और बैठा हुआ था जो कह रहा था कि आप ये करो, किधर लगे हुए? मेरे अंदर कई लोग बैठे हुए हैं आपके अंदर फ्लैट बने हुए हैं, बल्कि प्लाजे हैं। ये मुझे आपके ये देख के बिल्डिंग्स याद आई हैं। अच्छा अबरार, गाने लिखते भी आप खुद हो, कंपोज भी खुद करते हो, माशाल्लाह सुपर हिट गाने होते हैं, गाते भी खुद हो, वैसे भी आपकी लाइफ बिजी है, सोशल वर्क भी करते हो, अनवाइंड कैसे करते हो? हाउ डू यू अनवाइंड योरसेल्फ? कि एक होता है ना, हर बंदे का एक होता है कि मैं जॉगिंग करता हूँ, मतलब मुझे उसमें मुझे रिलैक्सेशन मिलती है, हर बंदे का अपना। हाउ डू यू अनवाइंड और कितना टाइम निकालते हो? देखो जी, म्यूज़िक भी है तो दो तरह का है अनवाइंड करने की अगर बात है। एक तो ये है कि आपने फोर्स्ड प्रोजेक्ट किया है, आपने करना ही है, करके बनाना था, देना था, वो उसमें तो मज़ा नहीं है, वो टेंशन है। दूसरा वो म्यूज़िक है जो आप रिलैक्स होने के लिए करते हैं, जिस तरह तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग मौला रंग रंग। अब ये सोचा था कि ये मैं एल्बम में नहीं डालूंगा, मैं खुद मज़े से गाऊंगा, एंजॉय करूंगा। शुक्र है उसकी जगह मुझे कोई कमर्शियल गाना मज़ीद अच्छा नहीं मिल गया, वरना मैं इसकी जगह शायद वो डाल देता, क्योंकि ये कलाम मैंने अपने लिए लिखा था। लेकिन ये जब आया उसमें तो लोगों ने बहुत पसंद किया, तो रूहानियत आ गई ना इसमें। तो लोग इस तरह का म्यूज़िक आपको खुद को रिलैक्स करता है। ये तो आपने इतने अच्छे गाने भी लिखे, लेकिन ये जो बिल्लो वाला लिखा था, औरतों ने अपने नाम चेंज कर दिए, उन्होंने बिल्लो नहीं, मेरा नाम सरैया भरावा, मैं नहीं बिल्लो। नहीं तो कई सरैयाओं ने भी तो बिल्लो रख लिया था। वो तो है, हाँ, वो हिट होने के लिए नहीं, उनको नाम पसंद आया था, उन्होंने कहा जी मैं हूँ बिल्लो। मेरी एक दोस्त था, उसकी मेरी एक दोस्त मेरा एक दोस्त था, उसकी नानी अम्मा का नाम बिल्लो था, और वो कहता था इतनी खुश होती हैं वो जब गाना तुम्हारा आता है, तो वो अंदर ही अंदर मुस्कुराती हैं, कहती हैं बड़ा ही बदतमीज़ है मुंडा, देखो मेरा नाम ले रहा है। तो उस एज के अंदर अगर कोई एंजॉय कर रहा है किसी चीज़ को, तो लेट देम एंजॉय। तो इब्रार भाई आप माशाल्लाह खूबसूरत हैं, हीरो भी है, और अल्लाह ने आपको इज्जत दी, शोहरत दी, तो लड़कियां तो बहुत पीछे पड़ती होंगी आपकी। वैसे ये वो सवाल उन्होंने तारीखी किया, जिस आप वो नहीं होते प्रोग्राम की एक हाइलाइट्स निकालते हैं ना टिक करके, बार बार उसको चलाते हैं। ये प्लीज़ वो अपना प्रोड्यूसर साहब आपने ये निकालना है कि यार आप इतने खूबसूरत भी हैं, और इसको बार बार लेकिन मुझे समझ भी नहीं आया कि लड़कियां ऑफर क्या करती हैं। मेरा मतलब है कि जब एक पर्सनैलिटी उनके सामने खूबसूरत बंदा हीरो है और गा भी रहा है, उसको लोग लाइक करते हैं, तो लड़कियों की तो आप उसको क्या रिस्पांस देते थे? देखें, वो असल में खूबसूरत लोग तो बहुत हैं, वो आपके वो फन तो को अप्रिशिएट करते हैं, वो वो तो आप मैं भी भी खूबसूरत हैं। हाँ। लेकिन फन को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, बड़ा आई एम श्योर नाज आपके भी फन को अप्रिशिएट लोग करते हैं।
फनकार का जो हुस्न होता है वो उसके फन में होता है, हाँ, हाँ, हाँ। वो उसकी इज्जत करते हैं। बहुत अच्छी है। जी खवातीन हज़रात, हमारी आज की दूसरी मेहमान जो हैं वो एक अपकमिंग मॉडल हैं, टेलीविज़न पे भी परफॉर्म कर चुकी हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मर हैं। स्टेज पे उनकी परफॉर्मेंसेज अक्सर शोज़ में आपने देखी होंगी। आपकी भरपूर तालीम में तशरीफ़ लाती हैं सदफ। क्या हाल है जी? ठीक है आप? घर सब ठीक है? बाल बच्चों का सुनाए। ये कितना खुश हो गया अबरार के आने पे, इस तरह करके बैठा था, आपको देख के बातें खिल गई हैं। आपने देखा इन्हें परफॉर्म करते हुए, देखा टीवी? हाँ क्यों नहीं, इनको तो पूरे पाकिस्तान ने देखा है। मैं बजट हूँ जिसको पूरा पाकिस्तान देख रहा है। इस बार क्या हुआ? सदफ, आप स्टेज पे भी परफॉर्म करती हैं, आप मॉडलिंग भी करती हैं, टीवी टेलीविजन प्लेस भी आपने किए हैं। आप ये क्या करती हैं? बस काम करते हैं और क्या करना होता है, यही रोटी रोजी अब इसी में रह गई और क्या करना है। ये बात है। आप आराम है आप? अब दुनिया को हंसाना और क्या कहते हैं हालात के बारे में बताना हम आर्टिस्टों का ही तो काम है, और किसका तो काम ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारी ड्यूटी अच्छे कामों में लगी है। अबरार यहीं पे हैं, सदफ भी यहीं है। हमें चलना है और देखना है कि इस वक्त सबिका हमें कहाँ पे मौजूद हैं, कहाँ की सैर करा रही हैं और क्या सवाल पूछना चाह रही हैं। ओवर टू यू सबिका। जी फारूक, हम अपने प्रोग्राम ये क्या है के लिए आपको लेकर दुनिया की बहुत सी एक्साइटिंग जगहों पर जा चुके हैं और आज आपको ये बताना है, क्योंकि हम आज आपको ये नहीं बताएंगे कि हम कौन सी जगह पे हैं। आज आपको बताना है कि हम किस जगह पे हैं और मेरे पीछे जो चीजें नजर आ रही हैं वही आज आपके लिए हिंट है। जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं? भैया आपको पता नहीं, आप घर से कुछ निकले तो आपको कुछ अच्छा, पता बताएं, चले ना। बताएं। आप बता दें भाई, आप फिलोसफर हैं, आप बताएं। आप तो इस चीज का आपको हाँ। पता ही नहीं है बिल्कुल ही। आप अमान से भी अच्छा बता देना। मुझे भी नहीं पता। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि मुझे तो लगता है कि ये किसी बादशाह का घर है। अच्छा और वो बेचारा गरीब हो गया है। अच्छा उसने अपने घर के बाहर झूला लगाया है। अच्छा वहाँ से बच्चों को झूले दे के पैसे कमाता है और घर का खर्चा चलाता है। अच्छा अबरार, आप मेरे ख्याल में इस जगह पे आपने विजिट की होगी, ये जगह आप यू आर वेल ट्रेवल्ड पर्सन। क्या है ये? मुझे डिज्नीलैंड लग रहा है पर। डिज्नीलैंड। और कहाँ पे? कहाँ? अमेरिका में। अमेरिका में। हाँ। ओके ओके। स्टेट याद नहीं? स्टेट याद नहीं है। ओके, आप क्या कहेंगी सीता? मुझे तो जहर लगता है। सोजो वाटर पार्क। वैसे ये मेरे आई थिंक मलेशिया हो सकता है, मलेशिया थाईलैंड जगह। थाईलैंड में हो सकता है। अच्छा, ये मतलब है कोई फन पार्क किस्म की क्योंकि जगह? मैं इतना हाँ, ये तो देखे ना ठीक है। बाहर कितना खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ पे नहाने के लिए भी साढ़े तो नहर ही होने पानी की छाल मारो बिच पानी नहीं होंगे। सुखी नहर च नहा गया जी। अच्छा जी, ये इन हमारे मेहमानों की ये राय है, सखावत ने भी अपनी राय का इजहार किया। देखते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या है। ओवर टू यू सबिका। जी फारूक, हमारे सवाल का जवाब ये है कि हम इस वक्त यूनिवर्सल स्टूडियोज सिंगापुर में मौजूद हैं और आप लोग खा गए ना चक्कर। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इस वक्त इजिप्ट में हूँ, लेकिन ये इजिप्ट नहीं है, ये यूनिवर्सल स्टूडियोज सिंगापुर है। यूनिवर्सल स्टूडियोज ऑफ सिंगापुर एक थीम पार्क है जो सिंगापुर के आइलैंड संतोसा पर वाक़ है। ये एशिया का दूसरा यूनिवर्सल स्टूडियो है, पहला जापान में है। यूनिवर्सल स्टूडियोज 18 मार्च 2010 में बना। पहले 9 मंथ्स में इस पार्क ने 2 मिलियन से ज्यादा विजिटर्स को अट्रैक्ट किया।
यूनिवर्सल पार्क के बनाने वालों का दावा है कि ये पार्क अगले 30 सालों में अपने तर्ज का इकलौता पार्क होगा। इस पार्क में फिल्म्स की थीम पर बिल्डिंग्स डेवलप की गई हैं, जैसे कि श्रेक, जहाँ पर 4D मूवीज दिखाई जाती हैं। जुरासिक पार्क, जहाँ पर रियलिटी के करीब डायनासोर्स बनाए गए हैं और वहाँ एडवेंचरस टूर कराया जाता है। जहाँ पे बहुत ही ऑरिफाइड राइड दी जाती है। बैटल स्टार गैलेक्टिका, जिसका रोलर कोस्टर अच्छों के चक्के छुड़ा देता है। यहाँ पर एक पूरी साइंस फिक्शन सिटी है एंड इट्स अ वेरी एक्साइटिंग प्लेस। वाह, क्या सैर कराई गई है यूनिवर्सल स्टूडियोज़ की। और यूनिवर्सल स्टूडियोज़, जैसा कि सबीका भी बता रही थी, कि पूरी दुनिया की जितनी भी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ हैं, जिसमें टाइटैनिक भी शामिल है जेम्स कैमरॉन की, वो तमाम की तमाम जो हैं वो यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में। किंग कॉन्ग, बहुत सी माइटी हिमालयन मैन और बड़ी काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ जो हैं, इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्टूडियोज़ इन द वर्ल्ड। और ये सिंगापुर में जो है, ये सिंगापुर वाली ब्रांच थी। वैसे ओरिजिनली ये अमेरिका में, जैसे कि अब्रार कहते हैं, और हमने भी यूनिवर्सल स्टूडियोज़ का टूर किया हुआ है। हाँ। अब्रार इफ यू रिमेंबर, जब हम शो के लिए गए थे वहाँ पे। अच्छा अब्रार, आपसे ये जानना चाहूँगा कि यूथ के हवाले से, यंगस्टर्स के हवाले से, एक तो आपने पहले उन्हें अपना फ़ैन बनाया अपने म्यूज़िक के ज़रिए, खुद ही वो बन गए। उसके बाद आपने उन्हें एक प्लेटफॉर्म भी देने की अटैम्प्ट की, माशाल्लाह बड़ी सक्सेसफुल अटैम्प्ट की। वो कहाँ तक पहुँचे? वो यूथ पार्लियामेंट आपने एक बनाई, जिसमें पूरी एक पार्लियामेंट थी, वज़ीर आज़म भी था, वज़ीर तालीम भी था उनका, और उनको आपने पूरा ग्रूम किया। वो कहाँ तक पहुँचा प्रोजेक्ट? फ़ारूक, आपको याद होगा या पाकिस्तानी कौम को याद होगा कि जब मैंने 6 साल पहले ये मंसूबा शुरू किया था यूथ पार्लियामेंट का, उस वक्त तक पाकिस्तान नौजवान नस्ल के बारे में कोई भी नहीं बोल रहा था। तो एक अवेयरनेस देने की ज़रूरत थी कि ये 67% है टोटल पॉपुलेशन का, इनके बहुत सारे मसाइल भी हैं, ये ख़ुदकुशियाँ करते फिर रहे हैं, ये टेररिस्ट के ग्रुप्स ज्वाइन कर रहे हैं, ये अपने आप को इंजेक्शंस देते हैं इसके नशे के, और बेचारे बड़े परेशान हैं, बेरोज़गार हैं। तो इनके हवाले से बात होनी चाहिए। और फिर बड़े ज़बरदस्त पाकिस्तानीज़ हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं, बड़े काबिल हैं। तो मेरे जहन में ये आइडिया आया कि बच्चों ने 10 साल पहले हमारा हॉस्पिटल बनाया था, 5 साल पहले ये स्कूल में थे, कॉलेजेस में थे, इन्होंने सपोर्ट किया था। तो फिर एक विज़न बनाया कि टू एम्पावर दैम, द विजन वाज टू एम्पावर दैम विद एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ देयर रोल इन सोसाइटी, कि रोल क्या इनका होना चाहिए, इनको इंगेज करें। तो बेस्ट यही मुझे नज़र आया कि इनके लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे ये लोग आके अपनी सलाहियतों का इजहार कर सकें और उसके बाद एक कॉन्फिडेंस मिले और जो इनके मसाइल हैं वो आके डिस्कस कर सकें, बजाय इसके कि किसी गलत ग्रुप्स को ये ज्वाइन करें। तो उसके लिए फिर हमने शुरू किया। 127 प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स। उसके बाद आपको पता ही है 8 विलेजेस बना चुके हैं 100 घरों के। OIC ने मुझे अपने फर्स्ट एवर ह्यूमैनिटेरियन एम्बेसडर फॉर 57 कंट्रीज
सिर्फ यूथ पार्लियामेंट की वजह से बनाया था। अच्छा सदफ, मुझे ये बताएंगे, आप क्लासिकल परफॉर्मेंसेज में स्पेशलाइज करती हैं, अक्सर हमने आपको स्टेज पे मुख्तलिफ शोज़ में भी परफॉर्म करते देखा है, तो कोई ख़ास वजह है क्लासिकल परफॉर्मेंस की, और किससे सीखा आपने? उस्ताद कौन? बात यह है कि हर इंसान के अंदर एक आर्ट होता कला है, होती है, एक टैलेंट होता है। बिल्कुल। तो डांस का मुझे बचपन से ही शौक़ था, स्कूल कॉलेजेस में अक्सर पार्टिसिपेट किया करती थी। तो लेकिन जी पढ़ाई कम किया करती थी? नहीं, पढ़ाई तो साथ साथ चलती रहती थी, लेकिन क्लासिकल डांस। अच्छा, डांस के साथ है, यानी कि ए बी सी डी ई एच। शुरू में तो ऐसा ही होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, क्लासिकल एक डांस ऐसा डांस है कि ये हर एक बंदा नहीं कर सकता। ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके अंदर एक गॉड गिफ्टेड है। अगर अच्छे अंदाज में डांस को किया जाए और कॉन्फिडेंस के साथ किया जाए तो मैं समझती हूँ कि ये बुरा नहीं है। एक परफॉर्म करना, एक चीज़ का मैसेज देना किसी को, उसको अच्छे अंदाज में आप परफॉर्म करके दिखा दिया जाए तो लंगड़ा बंदा छत्ती क्लासिकल डांस कर सकता है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे चल रहा होता है, महल्ले में कहते तू की क्लासिकल करता फिर रहे हैं सीधा होकर खलो। अच्छा भाई, मुझसे सखावत बहुत शिकायत कर रहा है कि मैं जो है ना बड़ी सीरियस बातें कर रहा हूँ अबरार से, और अबरार के काम के हवाले से, तो कुछ लाइट बातें ही करना चाह रहे हैं जी? नहीं, अबरार भाईजान माशाल्लाह खुद बड़े कॉमेडी और जॉली आदमी है। हाँ, मोटर बाइक से गिरे बंदे दौड़े दौड़े के, अबरार भाई चोट तो नहीं लगी? कहते नहीं मैं उतरता ही ऐसे हूँ। अबरार भाई माशाल्लाह। सखावत भाई एक दफ़ा चौथी उससे इमारत से गिरे तो ज़मीन पे लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा अपना क्यों है कहते मैंने नहीं पता, मैं तो आप हुणी आया। अच्छा इब्रार भाई मोटरसाइकिल लेके कब्रिस्तान में घुस गए, अच्छा। अंदर जाके बोले ये पहली सड़क है जिस पे इतने जंप हैं। इतने स्पीड ब्रेक के लिए। मैंने कहा नहीं भैया नहीं, ये कब्रिस्तान इधर ऐसे ही होता है। एक दिन इनकी जूती चोरी हो गई, ये फिर कब्रिस्तान बैठ के, मैंने कहा अब किधर बैठे हैं? कहते जिसने जूता उठाया उसने आकर आना तो इधर ही है ना। मैं उधर से पकड़ा। इब्रार भाई रिक्शा चला रहे थे एक मरतबा, अच्छा, तो मैंने कहा भाईजान इचरे जाना कितने पैसे? तो बोले 300 रुपये। मैंने कहा भाईजान ये तो इचरा है। कहते देखना हाथ ना लगा देना। साथ नहीं है। अब मजीद कुछ बात करना चाह रहे हैं? नहीं, क्या बात है इनकी। मुझे इनसे मिलता हूँ, मुझे अपना एक दोस्त जमील भट्टी याद आ जाता है। हाँ, भट्टी साहब वो भी टिपिकल। अच्छा, वो ये तो बातें कर रहे हैं ना, इनको पता मैं कर रहा हूँ, उसको पता भी नहीं होता वो इस तरह की बातें कर रहा मासूम बातें, मासूम बातें। और लोग उसको बहुत एंजॉय करते हैं। उसको तकरीर करने का भी बड़ा शौक। एक दफ़ा तकरीर उसने की और उसमें मजहबी रंग अपनाया, कोई मौका ऐसा था पॉपुलर होने के। हाँ, और वो भी सारा गलत इस्लाम कोट कर दिया ना उसने। नीचे उतरा तो मैं कहा यार ये क्या मजाक है, तुम्हें अगर तुम्हें इस्लाम के बारे नहीं पता तो तुम्हें बोलने की ज़रूरत क्या है? रिस्क नहीं लेते ईमान पे। क्यों, मैं कदा रिस्क लिया? मेरे को सवाल पूछो, मुझे सारा पता है। मैं क्या, अच्छा बताओ अरकान इस्लाम कौन कौन से है ना? नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, कलमा। कहता अरकान इस्लाम एक तो हो गए ना हज़रत अबू बकर। मैंने कहा बस ब्रेक लगा दे, बस तुझे सारा ही पता, छोड़ दे। और वो उसको चोट लगती है ना, उन दिनों अंग्रेज़ी बहुत सीख रहा था वो, तो उसने कहा था उस्ताद ने कि एक्सप्रेशन भी अंग्रेज़ी में ही देना, कोई चीज़ उसने सिखाए हुए थे। तो पाँव के ऊपर किसी ने पाँव रख दिया, कहता ओ तेरी आउच। जमील भट्टी साहब के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर है। इब्रार जहाँ भी परफॉर्म करता है वहाँ पे जरूर मेंशन करता है। इब्रार भाई ने एक जनाजे को कंधा दिया, आगे से और जनाजा आ रहा था। अच्छा, उनको कहते हुए बटौना ही। इब्रार मुझे बता रहा था कि जमील भट्टी साहब ने फाइनली इसका नंबर ट्रेस करके इसे कॉल किया, ये अमेरिका या कनाडा में परफॉर्म कर रहा था, और उसने कहा कि भाई मैंने सुना है कि तुम बड़ी मेरे नाम से तुम बातें सुनाते हो, तो पता नहीं मेरा भांजा बता रहा था कि इब्रार मामू। वो जमील मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, और वो एक दफ़ा उसके बड़े भाई CM के एडवाइज़र बन गए, तो मेरे पास वो मुबारकबाद और मिठाई शिठाई लेकर आया, चलो तो खाना खोन लेके जाना। तो उसमें मोबाइल फ़ोन नए नए आए थे, तो हम उसकी गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, तो पिछली गाड़ी ने हॉर्न दिया, सच्चा वाक़या। भट्टी ने फ़ोन उठा लिया, कहना हेलो। मैं क्या भट्ट साहब पिछली गड्डी ने हॉर्न दिता है? कहना अच्छा ਇਹਦਾ भी हॉर्न से किस्म दी। मैं क्या हॉर्न नहीं फ़ोन दी यार, बैल होंगी है। कहना तू बरीके बड़ा जाना यार, बहुत जाना तू बरी। उन्होंने रिहान तो फ़ोन मिला, मैंने मिलाया तो बिजी आ रहा था। मैं क्या बिजी आ रहा है? कहना आ रहा है, मेरी गल करा। मैं क्या फॉरगॉट से बिजी मतलब मसरूफ़ आ रहा है, तो मैं आप मिलाना। मिलाया तो आगे वो टेप लगी हुई थी, नंबर यू हैव डायल्ड दिस टाइम प्लीज सस्पेंड इट फॉर दिस सर्विस प्लीज डायल लेटर। अंग्रेजी सुन के ना घबरा गया, कहता तू गल कर, मेरा ख्याल है वो सिस्टर बोल रही है। बहुत अच्छे। आज के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हुआ चाह रहा है। सदफ का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ ज्वाइन करने का। अबरार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला।
सवाल साहब आपका शुक्रिया नहीं क्योंकि आप यहीं पे हैं, लेकिन जाने से पहले इजाज़त तो मैं आपसे लूँगा, लेकिन अबरार का एक अच्छा सा गाना हम सुनेंगे क्योंकि हम सब इसके फ़ैन हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का नहीं बताया कि फारूक हसन की भी आवाज़ बहुत अच्छी है। सही, कई दफ़ा इसने रिस्क लिया गाना गाने का। हाँ, इनकी और तो सरेआम लिया। इनकी कैस्टें मेलों पे चलती हैं, आपने सुना नहीं? 100 रुपए का गिलास भाई को दो, उधर से पकड़ो, ये लो, आ जाओ, लाइन बना लो, अकेले को नहीं दूंगा, डबल कर लो, ये इनकी आवाज़ है। इसने कैसेट एक रिलीज भी की थी। कौन सी? वो मुझे कहता है, मैंने कहा कितनी तुमने बनाई? कहता है 5000। मैंने कहा 5000, ये तो बहुत ज़्यादा होती है। कहता है 5000। मैंने कहा वाकई 5000? कहता है यकीन नहीं आता, आके देख लो, पीछे पड़ी हुई है, सारी पड़ी हुई है। बना के अपने पास रख ली।